देख सकते हैं, अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले से निकलता हुआ, लाल किले से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सीधे अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे और वहां पर स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को मैं जितना जानता हूं वो अपना काम करना नहीं रोकते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, मेरे साथ जेके त्रिपाठी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़ गए हैं जो कि सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़ गए हैं। मोहित, क्या रंग था, क्या ढंग था जब प्रधानमंत्री ने लाल किले को संबोधित किया, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की अभूतपूर्व थी? ये देखिए, प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से अब शायद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यहां पर उतरेंगे, और यहां पर आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री उतर रहे हैं। शायद वो बच्चों से भी मिले, क्योंकि इससे पहले वो बच्चों से मिलते रहे हैं, लेकिन भूल गया मैं कि कोरोना का समय है, ऐसे में बच्चों के नजदीक जाना उचित ना होगा, ठीक ना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी कार से उतर के आगे की तरफ चलते हुए 2014 से हमने देखा है अलग अलग तरह का साफा प्रधानमंत्री बांध रहे हैं। ये भी हम बताएंगे कौन सा साफा है। इससे पहले वो कई तरह के साफे बांध चुके हैं, और इस वक्त वो उन खिलाड़ियों के पास पहुंचे हैं जिन लोगों ने भारत का मान बढ़ाया है, जिन लोगों ने ओलंपिक में न केवल प्रतिनिधित्व किया बल्कि 7 मेडल ला के दिए, जिसमें 1 मेडल नीरज कुमार का था, नीरज चोपड़ा का था, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाया। 2 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के थे और साथ ही साथ रवि दहिया का था। इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, जिसमें हॉकी टीम भी शामिल थी जिसने 41 साल का सूखा निपटाया था। साथ ही साथ आप देखिए, अब आम जनता के बीच भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन पहले जिस तरह से लोग सेल्फी लेने के लिए झूम पड़ते थे, इस बार शायद किसी को भी उसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि कोरोना का समय है। एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना सबके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री आम जनों के बीच जाते हुए और हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यही विशेषता है, इसीलिए प्रधानमंत्री को इस देश का एक बड़ा मास लीडर कहा जाता है, क्योंकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोई राज्य ऐसा ना होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग नाम से न जानते हों। यह भी अपने आप में किसी भी नेता की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसे नाम, चेहरे और उसके कर्म से पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री उन बिरले प्रधानमंत्रियों में से है जिनकी पकड़, जिनकी पब्लिक अपील, जिनकी मास अपील देश के हर कोने के अंदर है। तो हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री अपने चिरपरिचित अंदाज में, पट्टा पहना हुआ है उन्होंने, स्काई ब्लू कलर का एक मोदी जैकेट डाला हुआ है, और उसके ऊपर लाइट सैफरन कलर का उन्होंने साफा पहना हुआ है। तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कुराहट। अंतर पिछले 2 स्वतंत्रता संग्राम में ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है। कोरोना काल से उन्होंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू की थी, अभी तक नहीं कटवाई है, और अब उनका ये लुक, नया लुक नजर आ रहा है और शानदार लुक नजर आ रहा है। एनके सिंह साहब, जेके त्रिपाठी और रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ हैं। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को भी फटकारा, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके, और साथ ही साथ कहा कि विस्तारवादी नीति के साथ भी हम सधे और संयम तरीके से लड़ रहे हैं, सधे तरीके से और हिम्मत के साथ जवाब दे रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए, ये देखिए, भगदड़ शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर निकल रहे हैं और देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक। देखे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर है देश के, और इस वक्त वो अपनी कार के अंदर वापस बैठते हुए लैंड रोवर का काफिला, जो प्रधानमंत्री का अपना काफिला होता है, 7 गाड़ियां इसके अंदर होती है और अत्याधुनिक ये गाड़ियां होती हैं, और दुनिया भर की जितने अत्याधुनिक गैजेट्स होते हैं, ताकि अगर मिसाइल से भी हमला हो जाए, अगर बड़े बमों से भी हमला हो जाए, तो उनका काफिला अभेद्य रहे। भारत के प्रधानमंत्री की इस स्तर की सुरक्षा होती है। त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे इस बात पर प्रधानमंत्री की कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को भी बनने की जरूरत महसूस हो रही है, और कोरोना के बाद ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा? दोनों बात पर जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात जहां तक आपकी है कि चीन को उन्होंने इशारों में चीन को चेतावनी दे दी और पाकिस्तान को भी दे दी। तो देखिए, विस्तारवाद का नाम ले लेने से ही चीन परेशान हो जाता है। कई लोग कह सकते हैं कि नहीं, चीन का नाम क्यों नहीं लिया, तो मेरा कहना है कि कूटनीति में जब बिना नाम लिए ही हमको अपना वांछित मिल जाता है, तो हम नाम क्यों लें। अब देखिए, अगर विस्तारवाद की बात कही है उन्होंने, तो देखिए आज ही चीन का कोई वो आएगा रिएक्शन। इससे ये साफ है कि चीन, उसको सुन करके चीन परेशान हो जाता है। तो ये बात तो सही है, और ये बात भी जो प्रधानमंत्री ने कही, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न सिर्फ साउथ चाइना सी में या इंडियन पैसिफिक में, बल्कि पूरी दुनिया में चीन जो है वो एक तरह से विस्तारवाद करके और अपना एक तरह से आर्थिक उपनिवेशवाद फैला रहा है। तो इसको रोकने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर जरूरी है, जिसको कि क्वाड की समिट में भी जिसका महत्व दिया गया है। इसलिए भारत ने चीन को और पाकिस्तान को, दोनों को ये बता दिया है कि ये किस तरह से भारत इनकी नीतियों से सहमत नहीं है, या इनकी नीतियों को, विस्तारवादी नीतियों को, या इनकी आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं कि वो क्या थी, प्लीज बताएंगे, मैं भूल गया हूँ दूसरी चीज। मैंने आपसे यही पूछा था नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, आपने दोनों का जवाब दे दिया है। सीधे मैं चलता हूँ मोहित राज दुबे के पास। मोहित, मुझे बताइए आज कितना बदला था समारोह। अगर 75 साल कोरोना काल के बीच में ना होता तो कितना रंगारंग होता है। 75वां वर्षगांठ, इसको क्या कहेंगे, प्लेटिनम जुबली। बिल्कुल दीपक सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कोरोना नहीं होता तो बहुत भव्य और बहुत दिव्य होता। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने भाषण में देश को संबोधित किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमने सपने देखे हैं उन सपनों को हमने पूरा किया है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, जीएसटी की बात हो, या इसके अलावा धारा 370 की बात हो, तमाम इन मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक अपनी बातें कही। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू या कश्मीर जो विकास का संतुलन है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात किसानों के लिए की, जो जिनको अनाज मिलता है उनके लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है दीपक जी, कि जिस तरीके से जो चावल है उसको फोर्टिफाई किया जाएगा, यानी चावल जब फोर्टिफाई किया जाएगा यानी पौष्टिक जो चावल होगा वो किसानों तक पहुंचेगा, आम जनता तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे कहा कि जो योजनाएं लगातार चल रही हैं, गरीबों को जो पोषण युक्त, जहां तक जो खाने की बात है, यानी चावल को फोर्टिफाई किया जाएगा और पोषक युक्त तो चावल अब गरीब किसानों तक पहुंचेगा। जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही। और इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आज से 25 साल के बाद जब हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बनेगा तो आज की विकास की योजनाओं के बारे में जरूर जिक्र होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरूर जिक्र होगा। क्योंकि जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में लिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही हैं, तो निश्चित तौर पे अपनी उपलब्धियों की बात कही है। और उन उपलब्धियों के सहारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर एक संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान में अगर विकास की नई रूपरेखा और नई रेखा किसी ने खींची है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची है। दीपक जी, एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा, 55 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ भारत में ही चल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को भी बता दिया, पाकिस्तान को भी बता दिया कि भारत के विकास के सामने कोई रुकने वाला नहीं है। विश्व के मानचित्र पर हिंदुस्तान एक ऐसा सिक्का अपना चलाएगा कि पूरा विश्व देखने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद खासतौर पर अगर हम देखें तो विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो दीपक सर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। लगातार आपने अभी कहा कि पंजाब में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था, उसके बाद आईबी और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद लाल किले के आसपास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से जब निकले मंडी हाउस होते हुए, ITO होते हुए, तो सुरक्षा व्यवस्था जो थी एकदम परिंदा पर नहीं मार सकता था। पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि ताकि कोई अगर ड्रोन हमला होता है तो उसको तुरंत निस्नाबूद कर दिया जाए। जी ठीक है, एनके सिंह सर के पास चलता हूं। सर, हमेशा प्रधानमंत्री जो है गुडी बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज पहली बार माना कि हां दूसरी लहर में कई लोग मारे गए और उनको कोट करता हूं, ये असहनीय पीड़ा और तकलीफ के साथ रहने वाली, ये असहनीय पीड़ा और तकलीफ साथ रहने वाली है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप देखते हैं? और वैक्सीन के बारे में उन्होंने, जहां कोरोना जो सबसे बड़ा संकट है जिससे हम बाहर नहीं निकले हैं, उसको लेकर भी उन्होंने एक रोड मैप दिया। प्रधानमंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि हाँ लोग मारे गए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो एक ऐसा दर्द है जो किसी भी जन नेता को होता है और मोदी को तो खास करके, चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो वो जाहिर है कि वो दर्द है। और कोरोना पे जिस तरह से मैनेज हुआ, दो लहर आई, पहली लहर से तो हम बच गए थे लेकिन दूसरी लहर में उसकी चपेट पे हम ज्यादा आए। तो कोई भी प्रधानमंत्री ये दर्द व्यक्त करेगा
लेकिन प्रधानमंत्री की जो लंबी स्पीच है दीपक जी, बहुत साल से आप भी एनालाइज कर रहे हैं, जो दो इसकी खास बातें हैं, एक दो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं और दो पहले के हैं। जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, मुझे उस पे लग रहा है कि चर्चा होनी चाहिए कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कंबस्टन से एनर्जी लेना बेहद सस्ता होगा, बिल्कुल बेहद सस्ता होगा। और हाइड्रोजन का बहुत कम ही देश है जो अभी शुरू कर रहे हैं, जर्मनी वगैरह है। तो हाइड्रोजन कंबस्टन एक अपने आप में पूरे देश की तकदीर को बदल देगा। कैसे होगा इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी को अगर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में तो ये बेहद सस्ता होगा। पानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पानी में होता है, हवा में होता है, तो लिहाजा बहुत ही आसान होगा। और अगर इस मिशन को वाकई अमल कर लिया जाए तो देश के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा होगा। दूसरा ये है कि जो गति उन्होंने कहा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है गति शक्ति योजना, 100 लाख करोड़ भारत के बजट के 3 गुना। गति शक्ति योजना भारत के बजट के 3 गुना, भारत की जीडीपी का 1/3, लगभग 1/3 इस पे खर्च होने जा रहा है। और इससे रोजगार मिलेगा। हम समझ नहीं पा रहे कि कनेक्ट कैसे होगा रोजगार, स्पीड से रोजगार कैसे कनेक्ट होगा। अगर इसका भी आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा तो शायद भारत की तकदीर के लिए, अगर ये दोनों योजनाएं मुकम्मल होती है तो बेहद खूबसूरत योजनाएं हैं। मैं तब से उसी के बारे में सोच रहा था कि इसका खुलासा कैसे होगा। जो दो पीछे की योजनाएं हैं वो है लैंड रिकॉर्ड को उससे डिजिटलाइज करना, जो कि ड्रोन से मैपिंग की जाएगी लैंड की, और ये बिहार में हो रहा है, थोड़े हद तक हुआ है। लिहाजा लैंड, जी बिल्कुल, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को अगर आप कर देंगे तो मर्डर्स बंद। बिहार में 80% मर्डर लैंड के झगड़े में होते हैं, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। और भारत के लिए और उत्तर भारत के लिए खास करके जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लैंड पे प्रेशर ज्यादा है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। सर, मैं आपको रोकूंगा, सीधे चलते हैं आरएसएस मुख्यालय, जहां इस वक्त सरसंघ चालक मोहन भागवत अपना उद्बोधन दे रहे हैं। उसके लिए ये हमने मान्य किया है कि अर्थ ही साधन, भौतिक कामनाओं की तृप्ति और सबके सुख का परम लक्ष्य, इसको प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर के संतोष को प्राप्त करने के लिए बल चाहिए ही। और बल अर्थ से आता है। लोग प्रतिज्ञा में हमने कहा देश और देश बांधव, इसको चाणक्य कहते हैं जनपदवती भूमि, इसका राष्ट्र बनता है और उसके और अंग होते हैं राज्य, बल, दुर्ग, अमात्य, सुहृद और कोश। राज्य, बल, अमात्य, सुहृद और दुर्ग, ये सारे कोश पर अवलंबित हैं। और इसलिए अर्थ साधन की आवश्यक है। राजा को वार्ता, दंड, नीति, 3 प्रकार के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान चाहिए। इन तीनों को बोल के अर्थशास्त्र कहा है, अर्थ साधन। लेकिन वो अर्थ प्राप्त कैसे होगा? तो उपभोगवाद से नहीं होगा, कंज्यूमरिज्म से नहीं होगा। आज वो प्रचलित है, अधिक डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। और प्रचंड भोगवादी ऐसा जीना, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे यहाँ उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। कितना कमाया ये स्टैंडर्ड नहीं है, कितना बांटा ये स्टैंडर्ड है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि हमारे अर्थशास्त्र का उद्देश्य सबका सुख, उसका अनुशासन है धर्म, अकेले का लाभ नहीं। सबके लाभ के लिए अकेले को दबाना ये भी नहीं। संतुलन है, मध्यम मार्ग है, धर्म है। धर्म के आधार पर अर्थ चलेगा, धर्म के अनुशासन में अर्थ चलेगा। तो पहला तत्व उसका है संयम, संयमित उपभोग। ये शिक्षा, ये संस्कार, ये रहेगा। संयमित उपभोग रहेगा तो सृष्टि के साधनों का शोषण कम होगा। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था मनुष्य का विकास एक तरफ करेगी,
दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश कभी नहीं करेगी, क्योंकि संयम है तो हम दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। और हम धर्म को मानते हैं, इसलिए हम अपने विकास में सबका विकास साधना चाहते, इसलिए हमेशा हमारे अर्थशास्त्र में प्राप्ति के उपाय जैसे बताएंगे वैसे गिविंग बैक, जिसको आजकल कहते हैं, जितना लिया उससे अधिक वापस देना। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततुल्यम्, इसका विचार है। दान और भोग संयमित करो, अतिरिक्त बचता है दान करो, सृष्टि को वापस दो, सृष्टि का दोहन करो, शोषण मत करो। तो बड़ी बात कह रहे हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत। वो कह रहे हैं सृष्टि का शोषण मत करो, दोहन करो और संयम के साथ चलो। यही हमारे धर्म का सबसे बड़ा उपदेश है। संयम, खाने में संयम, बांटने की इच्छा रखना और साथ ही साथ स्वयं का हित नहीं, सबके हित की बात करें। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री के लाल किले पर दिए गए भाषण पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयराम विप्लव जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आने के बाद कोरोना और वैक्सीनेशन की बात होगी। तो प्रधानमंत्री ने कई नई बातें कही, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या हम सब प्रयास करते हैं? इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जयराम विप्लव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मेरे साथ अमित जमई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ एनके सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ जेके त्रिपाठी है, फॉरवर्ड डिप्लोमेट। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी भी हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने कोरोना के बारे में क्या कहा। दूसरी लहर में मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की और माना कि दूसरी लहर में कई बच्चों के सर से हाथ फिराने वाले का हाथ छिन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रगति पथ पर बढ़ रहे हमारे देश के सामने और विश्व में पूरी मानव जात के सामने कोरोना का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता। लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने न केवल दूसरी लहर में मरने वालों पर अफसोस जताया, दुख जताया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम चला रहे हैं। लेकिन क्या
वैक्सीनेशन की गति ठीक है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सवाल मैं अमित जमाई के पास ले जाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सबसे पहला चुनाव वही है। अमित जमाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वैक्सीनेशन 54 करोड़ डोजेस लग गए हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, संतुष्ट है आपकी पार्टी स्पीड से? दीपक भाई, क्या मैं आपकी इजाजत चाहता हूं? कवि के मैं अपनी बात को अगर कहना चाहूं तो दीपक भाई। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हमारे देश की जो आजादी है, हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम, हमारे देश के जितने भी शहीद जो लाखों करोड़ों इसके लिए कुर्बान हुए, इस आजादी के लिए, साहिर लुधियानवी के कुछ शब्दों से मैं अपने आप की बात को शुरू करना चाहता हूं। उनकी नज्म थी, वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हमें उस सुबह का इंतजार था। हमने वज़ीर आज़म साहब का बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका जो संबोधन था उसे हमने नहीं सुना। हमने प्रधानमंत्री नेहरू जी का हमने सुना है, हमने इंदिरा जी का संबोधन सुना है, हमने मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी का नहीं सुनेंगे आप? मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब मोदी जी का नहीं सुनेंगे आप? तो फिर सुबह कैसे आएगी भाई अमित जमाई साहब? जब अगर मोदी जी का संबोधन ही नहीं सुनेंगे आप, सुबह कैसे आएगी फिर? साहिर लुधियानवी वाली सुबह। अटल बिहारी साहब की वो तकरीर सुनी है जिसमें इस देश का दुख दर्द, इस देश के किसान मजदूरों का दर्द छलका था, इस देश के लिए एक सपना छलका था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर को भी जो है अपने पार्टी का एक प्रचार तंत्र का उसका प्लेटफॉर्म बनाने। सर, उन्होंने कहीं पार्टी की बात नहीं की अमित जमाई साहब, उन्होंने कहीं पार्टी की बात नहीं कही, उन्होंने देश की और सरकार की बात कही है। एक तो आपने भाषण ही नहीं सुना तो कमेंट कैसे कर सकते हैं? दीपक भाई, वो सरकार जो ये कहती हो कि ऑक्सीजन से इस देश में कोई मरा ही नहीं, जो ये कहती हो कि इस देश के अंदर कोई इंतकाल हुआ ही नहीं कोरोना कोविड से। अरे ऐसा कोई नहीं कहता भाई, ऐसा कोई नहीं कहता कि इंतकाल हुआ ही नहीं। अमित जमाई साहब, राष्ट्रीय पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, अपने फैक्ट्स तो चेक कर लीजिए, किन शब्दों में बात रख रहे हैं ये तो चेक कर लीजिए। कब कहा सरकार ने कि किसी का इंतकाल नहीं हुआ कोविड से? रोज डाटा आता है, रोज आंकड़े आते हैं। ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, शिक्षक कोई मरा नहीं, यही तो कहा गया था इस प्राचीर से। अच्छा आप ये बताइए, आपने भाषण क्यों नहीं सुना? प्रोटेस्ट में नहीं सुना भाषण? अमित जमाई साहब ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण क्यों नहीं सुना? और क्या ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है कि आप भारत के प्रधानमंत्री को ना सुने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हुए? मैं उसका सार बताना चाहता हूं कि मुझे कोई आने वाले भारत के लिए, आने वाले इस देश के किसानों के लिए, आने वाले इस देश के जो दुखिया हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, मुझे तो उसमें कोई सपना नहीं दिखा। सपना नहीं दिखा आपको? सुना है समाजवादी पार्टी ने। अभी आपने कहा था भाषण नहीं सुना मैंने, प्रोटेस्ट में नहीं सुना। अभी आपने कहा अमित जमाई कि मैंने प्रोटेस्ट में भाषण नहीं सुना क्योंकि उन्होंने लाल किले को पार्टी का मंच बना लिया। अरे क्या कह रहे हैं ये तो ध्यान रख लीजिए, सुबह सुबह का वक्त है, अभी तो कोई गड़बड़ भी नहीं हो सकती। मैंने नहीं देखा, मैंने कोई सपना नहीं देखा। चाइना आपने नहीं देखा होगा, देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। सीधे चलता हूं जयराम विप्लव के पास। जयराम विप्लव साहब, प्रोटेस्ट में अमित जमाई ने जो है भाषण नहीं सुना प्रधानमंत्री का, आगे आके इस देश को कब्जा कर लिया। चाइना का नाम लेने से आप बचते हैं। अच्छा आप रुक जाइए अमित जमाई साहब, आपका वक्त हुआ पूरा। एक मिनट, जयराम विप्लव जी। जयराम विप्लव जी, मेरी सिर्फ एक कंसर्न है, अमित जमाई के सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या वैक्सीनेशन की गति से देश पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? उनको नहीं लगता कि दिसंबर तक ये वैक्सीनेशन का काम 91 करोड़ डोजेस का पूरा हो जाएगा और बीच में हमको बच्चों का भी करना है? दीपक जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पैनल में मेरे जितने भी वरिष्ठ साथी मौजूद हैं उन सबको भी आज का दिन आजादी के जश्न का दिन है और एक बहुत ही पवित्र हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल पूरी देश की निगाहें थी कि प्रधानमंत्री किन विश्वास और किन आशाओं के साथ लोगों के बीच में आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे विषयों को न केवल मजबूती के साथ देश और दुनिया के
सामने रखा, बल्कि सबसे जरूरी चीज मुझे लगता है कि उन्होंने ये बताया कि आज भारत 75 वर्ष पूरे करने वाला है, तो आने वाले 100 वर्षों के लिए हमारा रोड मैप क्या हो, अगले 25 साल हम किन संकल्पों के साथ देश और सरकार को चलाएंगे, उसमें सरकार की जो जिम्मेवारी है उसके साथ नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आगे आना चाहिए। इन सारे विषयों को उन्होंने रखा। देखिए 75 साल तो हम केवल अधिकारों के लिए लड़ते रहे, मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझते रहे, तो जिस प्रकार से हर बार पंचवर्षीय योजनाएं बनती रही, जितने लोगों को सुविधाएं मिलती उससे ज्यादा लोग फिर से सुविधा मांगने वाली कतार में खड़े हो जाते। इसलिए उन्होंने संपूर्णता की बात कही है, विकास के संपूर्णता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि निकट भविष्य में हम लोग, चाहे लोगों को घर देने की बात हो, पीने के पानी घर हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, बिजली की संपूर्णता की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, लोगों को बैंक से जोड़ने की बात हो, इन सारी ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है, हम 91 करोड़ एडल्ट का वैक्सीनेशन दिसंबर तक पूरा कर पाएंगे? क्योंकि 52 करोड़ है, उसमें ज्यादातर तो पहली डोज है भाई। दीपक जी ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत चला रहा है। 50 करोड़ डोजेज हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिसंबर में सरकार का जो लक्ष्य है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा, क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका ड्यूरेशन सेकेंड डोज का गैप ज्यादा है, इसलिए अभी सेकेंड डोज की संख्या थोड़ी उस मुकाबले कम दिखाई पड़ती है, लेकिन दिसंबर तक बड़ी ही तेजी के साथ भारत अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसका पूरे देश को और देश की जनता को विश्वास है। देश की जनता प्रधानमंत्री में न केवल विश्वास रखती है, बल्कि उनके काम, ईमानदारी और लगातार प्रयास को सराहना भी करती है। ठीक है, मैं कर्नल त्यागी के पास चलता हूं। कर्नल त्यागी, आपसे थोड़ा जुदा सवाल पूछूंगा, लेकिन ये एक सिपाही से जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर अथक प्रयास करता है, पहले फौज में करता है, फिर देश निर्माण के लिए करता है। प्रधानमंत्री ने आज नया नारा दिया है और ये बात कही है कि 75 से 100 साल में जब हम जाएंगे तो संकल्प से सिद्धि होनी चाहिए, कुछ नई चीजों के बारे में हमें ठान लेना चाहिए। उन्होंने कई चीजों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी तो लोग विश्वास को ही नहीं मान रहे, तो ऐसे में सबका प्रयास, कितने लोग प्रयास करेंगे इस देश में? पहली बात तो ये दीपक जी के आज के सिपाही को हमारे साथ संबंधित जो दो विषय हैं वो ये होने चाहिए थे कि हम हिम्मत से जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उसको रोकेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि प्रयास अगर किया होता लोगों ने तो आज सिचुएशन कहीं की कहीं होती। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करे। जो प्रयास है वो भी सरकार होना चाहिए और इससे असर दिखने लगे हैं। आज इतनी बेहतरीन योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, ब्लू हाइड्रोजन का जिक्र किया है, 100 लाख करोड़ का जिक्र किया है। इस बात को देखकर कुछ लोगों को चाहे डिसइंफेक्ट कराने की जरूरत है। मगर अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि हम तरकीब से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे चाइना के खिलाफ। क्या दिखनेगा, क्या मीडिया डिप्लॉयमेंट इसका एक जीता जागता उदाहरण नहीं? अगर चाइना ने अपनी तरफ एयर बेसिस को स्ट्रेंथन किया तो हमने भी कमिटमेंट अपने नए एयर बेसिस बनाए और उनको स्ट्रेंथन किया। तो ये तो हो गया चाइना के खिलाफ। और वर्ल्ड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो शायद लोगों को ना पता हो, जो कलम वाले हैं, कि पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। उसमें पहला है पीस। क्या यूएन पीस एस्टेब्लिश कर चुका जिसके लिए वो बनाया गया था? दूसरा है ह्यूमन राइट। क्या वो ह्यूमन राइट एक विधवा औरत की तरह ऐसा है अफगानिस्तान का 3 धर्म होता हुआ देखता था? क्या वो कर सका ह्यूमन राइट? और तीसरा है रूल ऑफ लॉ। क्या रूल ऑफ लॉ साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने ब्रेक कर दिया? 3 थिंग्स के बारे में ऑर्डर दिया, क्या उसके ऑर्डर को किसी ने माना? इसका मतलब तो जीवन में फेल हो चुका है। अगर फेल हो चुका है तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। और अगर नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है तो उसकी प्रथम पंक्ति में नेतृत्व में भारत को होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा। वो कहती है।
बिल्कुल सही कहा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में पहली पंक्ति में भारत को होना चाहिए, क्योंकि न केवल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि दुनिया में लीड करने की स्थिति रखता है। और दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसकी मूल भावना के अंदर, हजारों साल पुरानी मूल भावनाओं के अंदर वसुधैव कुटुंबकम है, यानी पूरी दुनिया एक। सीधे मैं चलता हूं एनके सिंह सर के पास। एनके सिंह सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका प्रयास बहुत मजबूत वर्ड है, और एक ऐसे देश में जहां पर मोदी विरोधी लोग साल में 365 दिन विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्या वो कोई प्रयास करेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि विपक्ष के हर व्यक्ति को, खास करके प्रवक्ताओं को, देश के प्रधानमंत्री का भाषण हर हालत में ये प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, खास करके प्रवक्ताओं की या पॉलिटिकल लीडर्स की, कि वो सुने। 21 करोड़ वो जिस व्यक्ति को मिले हैं, जो व्यक्ति 138 करोड़ पॉपुलेशन का प्रधानमंत्री है, उसका आप लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं सुनेंगे तो आप कमेंट कैसे करें? मेरे ख्याल से अपोजिशन को इतनी गैर जिम्मेदारी नहीं करनी चाहिए कि भाषण सुने ही नहीं। तो ये पहला तो ये है। दीपक जी, आपने जो कहा कोरोना का दिसंबर तक वो संभव नहीं होगा, उसकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोरोना का आपने कहा दिसंबर तक संभव इसलिए नहीं होगा कि आज के दिन से अगर आप जोड़ें तो 31 दिसंबर तक 135 दिन होते हैं, और 135 करोड़ वैक्सीन अभी लगने हैं, मतलब 1 करोड़ पर डे के हिसाब से लगेगा। अभी सिर्फ 50 लाख लग रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन भी नहीं है और आप उतना विस्तार भी नहीं कर पाए हैं वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मेरे ख्याल से इसको डबल करना पड़ेगा। अगर डबल कर लेते हैं तब तो दिसंबर तक पूरा होगा, लेकिन क्या संभव है डबल करना? बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है। 50 लाख पर डे, दुनिया पागल हो जाती है। हर रोज 50 लाख लगे तो और लगातार लग रहा है, लेकिन इसको 1 करोड़ करना पड़ेगा अगर दिसंबर तक लगाना है, क्योंकि 135 करोड़ इस समय आपका प्रोडक्शन सिर्फ 13 करोड़ का है, जिसको कि 16 करोड़ तक सरकार कह रही कि हम ले आ पाएंगे, जबकि 27-30 करोड़ पर मंथ आपको ये प्रोडक्शन करना होगा। तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास सरकार पूरी तरह से कर रही, क्योंकि नए प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं, नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नए वैक्सीन कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर से वैक्सीन मंगवाना पड़ेगा। प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी में ये टारगेट अचीव करना मुश्किल होगा। नहीं, मैंने आपसे पूछा सबका प्रयास। एक ऐसे देश में जहां एक बड़ा धड़ा मोदी विरोधी दिन भर विक्टिम कार्ड खेलता है, कुछ धड़े ऐसे हैं जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वो सबके प्रयास में साथ होंगे? विपक्ष को बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए साहब, ये पॉलिटिक्स है और इसमें मोदी भक्ति भी होती है, मोदी विरोध भी होता है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप भक्ति करें, विरोध करें, लेकिन कम से कम रेशनल हो। आज कम से कम लाल किले की प्राचीर से जब भाषण हो रहा है तो उस समय आप चीजों को समझे। आप क्रिटिसाइज करें, ये आपका राइट है, लेकिन कम से कम समझे तो। अगर हाइड्रोजन कंबस्शन की बात उन्होंने कही है कि एनर्जी सेक्टर में हाइड्रोजन कंबस्शन ला रहे, तो इसकी वो सलाहियत रखे कि इसको एब्जॉर्ब करे। और मोदी जी पेप टॉक और देश को गैल्वेनाइज करने के लिए जो नारे देते हैं वो अद्भुत होते हैं और उससे मुतासिर होता है समाज। भाई, जिस आदमी का मकबूलियत इतनी ज्यादा हो, वो जब नारे देता है कि सबका विकास और सबका प्रयास, तो इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्रिटिसाइज भी अगर करना चाहे तो उसको कम से कम सुने तो, रेशनली क्रिटिसाइज करें। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनके तमाम पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सीधे चलता हूं। प्रधानमंत्री ने किसानों पर क्या कहा, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन कौन है ये किसान? और प्रधानमंत्री ने आज किन किसानों को टारगेट किया? किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। सुनिए किन किसानों के बारे में उन्होंने कहा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान।
छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पाद का कम कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। तो सीधे चलता हूं अमित जमाई साहब के पास। अमित जमाई साहब, जो लोग बैठे हुए हैं टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर, वो तमाम बड़े किसान हैं। प्रधानमंत्री ने आज फोकस किया उन 80% छोटे किसानों पर जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल ली। अब इस आंदोलन को ज्यादा भाव सरकार देगी, ऐसा लगता नहीं है। और इसी वोट बैंक पर आप उत्तर प्रदेश जीतना चाहते थे। सुनिए, मैं आपको और वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई एनके सिंह साहब को जबरदस्त पीआर के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैंने इसीलिए कहा था कि इस भाषण में हमारे देश के किसानों का दर्द क्या है, तीनों फार्म बिल पे उनका रिएक्शन क्या है। क्या जो एमएसपी थी, धान के मूल्य का 1000 रुपए से ज्यादा इस देश के अंदर मिला? ये क्या तरीका है इसका बात करने का? ये जानता मैं कितना क्रिटिसाइज करता हूं मोदी को। जो मंडी माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई थी, अंबानी और अदानी को बेच दी गई। एनके सिंह साहब कह रहे वाह वाह मोदी जी, ग्रेट हो, कितने अच्छे इंसान हो। इनके मुंह से मैंने इस देश उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हें मालूम नहीं हम क्या क्रिटिसाइज करते हैं? तुम उतना पढ़े लिखे नहीं हो, तुम एक बेहुदा किस्म के आदमी हो, बदतमीज आदमी हो तुम। बात करिए चर्चागिरी। आप तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अपने नेता से जाके पूछो, अपने नेता से पूछोगे तब समझ में आएगा। बदतमीज कहीं के। जिस दिन 2012 में सरकार बनी, 50-50 हजार रुपए लाखों किसानों का हमने माफ किया। वो जो पेंशन आदरणीय अखिलेश जी ने शुरू की थी, छोड़ दीजिए अमित जमाई साहब, शुभकामनाएं आपको। आप 2022 में आ जाए, बहुत अच्छी मेजोरिटी से चुनाव जीते, आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जयराम विप्लव जी, क्या सरकार ने अब आंदोलनकारी किसानों पर ध्यान देना छोड़ दिया है? आज उनका जिक्र तक नहीं था। देखिए दीपक भाई, सरकार ने डे 1 से किसानों के साथ बातचीत करनी शुरू की, किसान संगठनों से बातचीत की। देश भर में करोड़ों किसान रहते हैं, उनमें से कुछ किसान संगठन नाराज होकर के दिल्ली की घेराबंदी किए बैठे थे। उनसे हमने लगातार बातचीत की। उन्होंने 3 विषय उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसानों की जमीन छिन जाएगी। इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ। एमएसपी पर खरीद और रबी फसलों की रिकॉर्ड खरीद बीते वर्ष सरकार ने की है। तो उसके बावजूद सारी आशंकाओं को झूठे भ्रम के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं और किसान भी समझ गए। इसलिए अब इस आंदोलन में केवल वही लोग बचे हैं जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ठीक है, और ठीक है जयराम प्रधानमंत्री जी तो हमेशा से छोटे लोगों के साथ, वंचित वर्गों के साथ, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, लगातार खड़े रहे। ठीक है अमित जमाई साहब, आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा ब्रेक में जाने से पहले कि लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। आप अपनी बात कहें, दूसरों को सर्टिफिकेट मत बांटे, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश पर नजर रखें, पत्रकारों पर नजर कम रखें। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं।